पुश्तैनी गहनों को अपनी बहू से लेने के लिए गिरीश जी पुलिस का सहारा लेते हैं और वहां जाकर उनके घर की तलाशी करवाते हैं ताकि वह उन गहनों को लेकर उन्हें बेचकर कुछ पैसे इकट्ठे कर सकें ताकि वह अपनी पत्नी का इलाज करवा सकें। जब पुलिस वहां पहुंचती है तो उनके घर की तलाशी ली जाती है। उनके बेटे बहू तलाशी लेने के लिए मना करते हैं, लेकिन पुलिस नहीं मानती है और उन गहनों को निकाल कर गिरीश को दे देते हैं। गिरीश जी अपने पुश्तैनी गहनों को लेकर वहां से चले जाते हैं। यह काम गिरीश जी को मजबूरी में करना पड़ा क्योंकि उनकी पत्नी को कैंसर हो गया था और बेटे बहू उनकी कोई मदद नहीं करना चाहते थे। गिरीश जी अपनी पत्नी पारुल जी को लेकर लगभग भागते दौड़ते अस्पताल के अंदर गए। अस्पताल में घुसते ही वह डॉक्टर डॉक्टर चिल्लाने लगे कि तभी वहां पर खड़े वार्ड बॉय ने उनकी मदद की और पारुल जी को लेकर वे लोग अस्पताल के अंदर गए। पारुल जी को दिल का दौरा पड़ गया था, जिसके कारण उनकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी। जैसे ही वार्ड बॉय पारुल जी को अंदर ऑपरेशन थिएटर में लेकर पहुँचे, तुरंत ही डॉक्टर भी वहाँ पर आ गए और अस्पताल में पारुल जी की सारी जांचें की गईं और उसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें दवाई गोली देकर थोड़े समय तक इंतज़ार किया ताकि पारुल जी की स्थिति लायक हो सके ताकि वह उनका ऑपरेशन कर सकें। उन्होंने पारुल जी के पति गिरीश जी को कहा कि आप 1 घंटे में काउंटर पर 2 लाख जमा करवा दीजिए क्योंकि आपकी पत्नी की हालत बहुत ख़राब है। हमें फ़ौरन ही उनका ऑपरेशन करना होगा वरना इन्हें कुछ भी हो सकता है। रोते हुए गिरीश जी 2 लाख रुपए की बात सुनकर थोड़े से परेशान हो गए। फिर डॉक्टर से बोले, डॉक्टर साहब आप इनका इलाज कीजिए, पैसे मैं अभी जमा करवा दूंगा, आप मुझे थोड़ा सा समय दीजिए बस। तो डॉक्टर बोला, हाँ अभी हमने आपकी पत्नी को दवाइयाँ दी है, तब तक उन दवाइयों का फ़ायदा पड़ जाएगा, तब तक आपके पास समय है, जल्दी से जल्दी कुछ कीजिए और यहाँ पैसे जमा करवाइए। देखिए चाचा जी, मैं यहाँ पर ऐसे ही ऑपरेशन नहीं कर सकता, आपको पहले पैसे जमा करने होंगे, उसके बाद ही आगे की कोई प्रक्रिया होगी। गिरीश जी थोड़ा परेशान हो गए क्योंकि उनके पास तो पैसे ही नहीं थे। अब वह भला 2 लाख का इंतजाम कहाँ से करते। उन्होंने अब अपने बेटों को फ़ोन किया, लेकिन दोनों में से एक बेटे ने भी फ़ोन नहीं उठाया और वह कई बार लगातार अपने बेटों को फ़ोन मिलाते रहे। लेकिन जब कई बार कोशिश करने के बाद भी फ़ोन नहीं मिला तो वह ऑटो लेकर अपने घर जा पहुँचे। अपने घर जाकर उन्होंने देखा कि उनके पास थोड़े बहुत रुपए ही पड़े हुए थे। उन्होंने अपने बक्से में रखे हुए जायदाद के पेपर्स निकाले और उन्हें गिरवी रखकर अब वे 1 लाख का इंतजाम ही कर पाए थे। उन पैसों को लेकर वे फटाफट से अस्पताल पहुँचे और डॉक्टर को वह पैसे देते हुए बोले, डॉक्टर साहब अभी इतने ही पैसों का इंतजाम हो पाया है, पर आप चिंता मत कीजिए, आप मेरी पत्नी का ऑपरेशन करना शुरू कर दीजिए, मैं पैसों का इंतजाम कर रहा हूँ, जल्दी ही आपके सारे पैसे जमा कर दिए जाएंगे। लेकिन डॉक्टर ने पूरे पैसे जमा करने से पहले इलाज करने के लिए मना किया। लेकिन गिरीश जी डॉक्टर के पैर पकड़कर उनके हाथ जोड़कर उनसे विनती करने लगे, अपनी पत्नी के लिए जान की भीख मांगने लगे। डॉक्टर को उन पर थोड़ा तरस आया तो डॉक्टर ने कहा कि कोई बात नहीं, अगर आप इतना कह रहे हैं तो मैं आपकी पत्नी का इलाज करवाता हूँ, लेकिन आप जल्द से जल्द पैसों का इंतजाम करवा दीजिए। तब डॉक्टर ने पारुल जी का ऑपरेशन शुरू कर दिया और अब गिरीश जी अपने बेटों के पास पहुँचे। जब वह अपने बेटे के घर पहुँचे तो देखा एक के दरवाजे पर तो ताला लगा हुआ था और उससे कुछ ही दूरी पर उनके दूसरे बेटे का घर था।
जब वह उनके दूसरे बेटे के यहाँ पहुँचे तो वहाँ पहुँचकर देखा कि अंदर तो पार्टी चल रही थी। खूब शोर शराबा धूम धड़ाका मच रहा था। उन्होंने कई बार दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन जब उन्होंने थोड़ा सा धक्का दिया तो दरवाज़ा खुल गया। खूब तेज़ आवाज़ में वहाँ डीजे बज रहा था, साथ ही चमचमाती लाइट जगह जगह लगी हुई थी। घर को बहुत अच्छे से सजा रखा था, पर आज तो ऐसा कोई खास दिन नहीं था। फिर बच्चों ने यह सब किस लिए किया होगा? यही सब सोचते सोचते वह अपने बेटे को ढूंढने लगे कि तभी उनकी नज़र उनकी बहुओं पर पड़ गई, जो कि सोफे पर अपनी सहेलियों के साथ बैठी हुई थी। अब कुछ समय तक तो वह यूं ही देखते रहे कि सचमुच में वह उनकी बहू ही हैं या कोई और, क्योंकि उनकी बहुओं ने उन्हें देख लिया था। लेकिन फिर भी उसने उन्हें नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन कुछ देर बाद गिरीश जी आगे बढ़े और सोफे पर बैठी अपनी बहू से बोले, बहू तुम दोनों से मुझे कुछ बात करनी है। बेटा, मुझे वरुण और साहिल कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तब गिरीश जी को देखकर उनकी दोनों बहुएं गरिमा और नेहा का मुंह बन गया और बोली, वह सब तो ठीक है, पर ऐसी भी कौन सी आफत आ रही थी क्या आप इस दशा में यहाँ चले आए? अरे अपना नहीं तो कम से कम हमारा ही ख्याल कर लेते। आपकी तो कोई इज्जत नहीं है, पर हमारी तो इज्जत है ना। तो क्यों इस दशा में यहाँ चले आए, सब लोगों के सामने हमारी बेइज्जती कराने के लिए? कि तभी वहाँ पर बैठी हुई उन दोनों की सहेलियाँ बोली, अरे कौन है यह बुढ़ा और अंदर कैसे घुस आए? तुम लोग जानते हो क्या इसे? तब दोनों मुस्कुराते हुए बोली, अरे नहीं नहीं, हम नहीं जानते, बस ऐसे ही डोनेशन मांगने आए हैं, अभी बाहर करके आती हूँ। इतना कहकर अपने ससुर को लेकर बाहर की ओर आने लगी तो गिरीश जी अपनी बहू से बोले कि तुम दोनों को मुझे बाहर छोड़ने जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही बाहर चला जाऊँगा। एक बार तुम दोनों मुझे मेरे बेटों से मिलवा दो। तो उनकी बहू उनका हाथ पकड़कर बाहर की ओर ले जाती हुई बोली, हाँ हाँ, मिल लेना बेटों से, कौन सी आफत आ रही है, फिर किसी दिन आ जाना। आज यहाँ तुम्हारे बेटे का बड़ा खास दिन है, तो आज का दिन खराब मत करो। जब वह अपने ससुर का हाथ पकड़कर बाहर ले जा रही थी तो गुस्से में गिरीश जी ने उसका हाथ झटक दिया और बोले, तुझे समझ में नहीं आता क्या कि मैं क्या कह रहा हूँ? मैंने कहा कि वरुण और साहिल को बुला, मुझे उन दोनों से बात करनी है। गुस्से में गिरीश जी इतना तेज बोले कि सब लोग उनकी आवाज़ सुनकर शांत हो गए। यहाँ तक कि म्यूज़िक भी बंद कर दिया गया और सब लोग अब गिरीश जी और उनकी बहू की तरफ देखने लगे थे। तब गिरीश जी अपनी बहू का हाथ पकड़कर एक तरफ खड़ा करते हुए बोले, बेटा, वरुण और साहिल दोनों को बुला दो, मुझे उनसे बात करनी है। तभी वरुण और साहिल भी उस भीड़ में से आगे बढ़कर आए और बोले, क्या हुआ? आप यहाँ क्यों चिल्ला रहे हैं और आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आपको तो अपने घर होना चाहिए था, फिर आप यहाँ कुछ समझ नहीं आया। बताइए, कोई काम था क्या? अब आप आए हैं तो कोई काम ही होगा। वैसे मेरे पास पैसे वैसे तो है नहीं, फिर भी बता दीजिए कि क्या काम है। तब वरुण और साहिल की पत्नियों ने उन दोनों से कहा कि जाकर साइड में बात कर लो, क्यों खामखा तमाशा लगा रहे हो। तब वे दोनों वहीं पर चिल्लाकर बोले, तमाशा तो इन्होंने लगा रखा है, अच्छे खासे एंजॉय कर रहे थे, यहाँ आकर खामखा ड्रामा कर दिया है। तो बताइए कि क्यों आए हैं यहाँ? क्योंकि हमने तो आपको नहीं बुलाया, और फिर जब बिना बुलाए आ ही गए हैं तो बताइए। जब बेटे सबके सामने इस तरह बात करने लगे तो गिरीश जी को अपनी बहुत बेइज्जती महसूस हुई। वह अपने बेटों से बोले, बेटा, यह तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं तुम्हारे साथ का नहीं हूँ
मैं तो तुम्हारा पिता हूँ, थोड़ी तमीज़ से बात करो। तब गिरीश जी ने बताया कि बेटा, तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, अस्पताल में भर्ती है। डॉक्टर ने कहा है कि फ़ौरन उनका ऑपरेशन करना पड़ेगा, वरना कुछ भी हो सकता है। यह सुनकर बेटे और बहू पर कोई असर नहीं पड़ा। वे बोले, अच्छा तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? अगर माँ बीमार है तो उनका इलाज डॉक्टर करेगा, और मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ ना। आप मुझे बताइए कि मैं क्या कर सकता हूँ। तब गिरीश जी ने अपने बेटे से बोले, बेटा, डॉक्टर ने कहा है कि इलाज में 2 लाख रुपए लगेंगे, और तुम तो जानते हो बेटा कि हमारे जीवन की जो भी कमाई थी वह सब कुछ हम तुम्हें दे चुके हैं, और अब हमारे पास कुछ भी नहीं रह गया है। इसलिए अब तुम ही कुछ करो, अपनी माँ की जान बचा लो। बेटा तब उनके बेटे से बोले, अच्छा पर इसमें हम क्या कर सकते हैं? 2 लाख रुपए कोई छोटी मोटी रकम नहीं है पापा, जो बस आपने कह दिया और हम ले आए। अगर 5-6 हज़ार रुपये की ज़रूरत होती तो देखा भी जाता। आपको तो 2 लाख रुपए मांगने के लिए आप यहाँ ऐसे चले आए जैसे कोई 1000-500 की बात हो। आपको यहाँ आकर हमसे पैसे मांगने से पहले एक बार तो सोचना चाहिए था ना। आखिर हम कैसे आपकी कोई मदद कर सकते हैं? कमाल करते हैं आप भी। बेटों की बात सुनकर गिरीश जी दंग रह गए और बोले, बेटा, यह तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं बहुत उम्मीद से तुम्हारे पास आया हूँ। तुम्हारे अलावा हमारा कोई और सहारा नहीं है। हमने अपनी जीवन भर की कमाई तुम पर न्यौछावर कर दी, तो अब मुसीबत के समय में तुम ही तो हमारी मदद करोगे ना। पर बेटा तो साफ कह दिया, अरे नहीं पापा, आपने जो भी किया वह आपका फ़र्ज़ था। हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए करते ही हैं। आपने कौन सा हमारे लिए कुछ स्पेशल कर दिया? और फिर मुझे तो एक बात समझ नहीं आती, कुछ क्लास पढ़ाने का एहसान किस बात का दिखाते हैं आप लोग? भला ऐसी कौन सी वीआईपी ज़िंदगी दी है आपने हमें? ना ढंग के बड़े स्कूल में पढ़ाया, ना ही कभी हमारी ख्वाहिशें पूरी की। कभी भी देखो एहसान जता रहे हैं, जैसे पता नहीं क्या कर दिया। अब प्लीज़ पापा जाओ यहाँ से, पार्टी चल रही है और तमाशा मत करो। आपको जो भी कहना था आपने कह दिया ना, अब चलो निकलो यहाँ से। इतना कहते कहते बेटों ने अपने पिता को बाहर धक्का दे दिया और अपने घर का दरवाज़ा बंद कर लिया और फिर से डीजे बजाने लगे। वह बाहर से दरवाज़ा पीट रहे थे, लेकिन किसी ने भी दरवाज़ा नहीं खोला। अब गिरीश जी के पास कोई रास्ता नहीं था। अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए उन्हें कुछ तो करना ही था। बहुत देर तक वह अपने बेटे का दरवाज़ा खटखटाते रहे, पर जब किसी ने ना सुना तो थक हार कर बेचारे पुलिस स्टेशन में जा पहुँचे। अपने बच्चों की ऐसी हरकतें देखकर और ऐसी बातें सुनकर बेचारे रोए जा रहे थे। ऊपर से उनकी पत्नी अस्पताल में भर्ती थी, जिनके इलाज के पैसे भी अभी उनके पास नहीं थे। जब वे पुलिस स्टेशन पहुँचे और पुलिस वालों ने उन्हें रोता हुआ देखा तो वह उनसे पूछने लगे कि दादाजी क्या हुआ है? आप क्यों परेशान हैं और रो क्यों रहे हैं? किसी ने आपसे कुछ कहा है? उन्होंने गिरीश जी को बैठने के लिए कुर्सी दी और गिरीश जी आराम से कुर्सी पर बैठ गए। पुलिस वालों ने उन्हें पानी पिलाया और एक कांस्टेबल ने उन्हें थोड़ा शांत करवाया। पानी पिलाया और जब वे थोड़ा सा शांत हो गए तब उन्होंने उनसे पूछा, क्यों दादाजी, आखिर बात क्या है? आप इतना परेशान क्यों हैं? रो क्यों रहे हैं? साफ साफ बताइए कि बात क्या है, क्या परेशानी है? तब गिरीश जी ने उन्हें अपनी आपबीती सुना दी। गिरीश जी के 2 बेटे थे, वरुण और साहिल। गिरीश जी और उनकी पत्नी जब शहर में आए थे तो वे एक सरकारी छोटी सी कॉलोनी में रहते थे, जिसमें 2 ही कमरे थे, छोटा सा बाथरूम, बस उसी में अपना गुजारा कर रहे थे। जब बड़े हुए तो वे अपना बड़ा घर लेने के लिए कहने लगे, लेकिन गिरीश जी ने कहा कि बेटा, मैंने तुम्हारी पढ़ाई लिखाई के लिए बाहर से बहुत पैसा उधार लिया है, इसलिए
पहले हम बाहर का कर्जा निपटा दें, उसके बाद घर खरीदने का सोचेंगे। दरअसल उनके दोनों ही बेटों को डॉक्टरी करनी थी और गिरीश जी एक साधारण सी नौकरी करते थे। उनके पास भला इतने पैसे कहाँ से आए। उन्होंने कुछ लोन निकाल लिया, कुछ अपने गांव की ज़मीन बेची और अपने बच्चों की पढ़ाई पूरी करवाई। जब पैसे कम पड़े तो उन्होंने अपने जानकारों से उधार लेना शुरू कर दिया और इसी चक्कर में उन पर काफ़ी कर्ज भी हो गया था। इधर बेटों की पढ़ाई पूरी होने के बाद वे अपने बारे में सोचने लगे। नौकरी के बाद जब उनकी पहली तनख्वाह आने लगी तो पहली तनख्वाह में से कुछ पैसे उन्होंने अपने मम्मी पापा को दे दिए। उसके बाद में वे अपने पैसे जोड़ने लगे और साल भर में ही दोनों बेटों के रंग बदलने लगे। अभी 2 साल पहले ही तो उन्होंने अपने दोनों बेटों की शादियां करवाई थी और 6 महीने पहले ही उनके दोनों बेटे और दोनों बहुएं माँ बाप से अलग हो गए। और वे लोग तो शादी के 6 महीने के बाद ही अलग होना चाहते थे, लेकिन वह तो पारुल जी जैसे तैसे करके अभी तक परिवार को बांधे हुए थी। लेकिन अब जब बच्चे निर्णय ले ही चुके थे कि उन्हें अलग होना ही है, तो वे लोग भला क्या करते। आए दिन बहुएं किसी न किसी बात पर झगड़ा करने लग जाया करती। अब ऐसे में जब कॉलोनी के अन्य लोग भी परेशान होते तो वे लोग गिरीश जी को उनकी पत्नी को सुनाया करते। जब बेटे और बहू का यह तमाशा रोज़ रोज़ का होने लगा तो आखिरकार 6 महीने पहले उन दोनों ने अपने बेटे और बहुओं को कह दिया कि वो जो चाहें कर सकते हैं। अब बेटे और बहू तो कब से अपने माँ बाप से अलग होना चाहते थे। इसके लिए इन दोनों ने लड़ने का बहाना किया और झगड़ा करके कुछ नाटक किया। उसके बाद दोनों घर छोड़कर चले गए। अब घर पर माँ बाप बिल्कुल अकेले रह गए थे। जब घर छोड़कर वे लोग गए थे, उनके बाद वे अपने माँ बाप को देखने के लिए या उनसे मिलने के लिए वापस अपने घर कभी नहीं आए। बस एक बार गृह प्रवेश के समय अपने माँ बाप को दोनों ने ही न्योता भेजा था बस। और यह सब देखकर तो साफ साफ समझ में आ ही रहा था कि उनके बेटों ने अपने भविष्य के बारे में पहले से ही सोच रखा था और इसलिए उन दोनों ने अपने माँ बाप का कर्जा न चुकाकर अपने पैसे जोड़े और उनसे ही आज यह घर खरीदे हैं। लेकिन यह सब देखकर उन्हें अपने बच्चों की असलियत का पता तो चल ही चुका था कि यह लड़ाई झगड़े में बाहर नहीं निकले हैं, बल्कि यह तो हम लोगों से वैसे ही दूर होना चाहते थे और इस चीज़ की प्लानिंग इन्होंने बहुत पहले से ही कर ली थी। अब जब बेटे और बहू का असली रंग सामने आ गया तो गिरीश जी ने गांव की बची हुई जो कुछ भी ज़मीन थी उसे बेच दिया और अपना कर्ज उतार दिया। लेकिन बेटे और बहू की हरकतों से उन्हें बहुत दुख पहुंचा और वे बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे। यह देखकर पारुल जी ने न जाने किस बात की टेंशन ले ली थी जो अचानक उनकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई। बेटे तो थे ही मतलबी, बहुएं भी ऐसी ही आ गईं, तो ऐसे में भला माँ बाप का ख्याल भी वे लोग क्यों रखने लगे। जब बेटे ही सगे ना हुए तो बहुओं से क्या ही उम्मीद थी। बस अभी 2 दिन पहले ही पारुल जी के सीने में दर्द उठी थी, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। फिर कल रात उन्हें दिल का दौरा पड़ गया। जल्दी जल्दी में गिरीश जी ने उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया और उसके बाद वे बेटों के पास पैसे मांगने पहुँचे। तो उन्होंने जो बर्ताव उनके साथ किया वह सब उन्होंने पुलिस वालों को बताया। तो पुलिस वालों को भी यह सब सुनकर बुरा लगा, लेकिन वे भी बोले कि दादाजी अब इसमें हम क्या कर सकते हैं। उन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया है, लेकिन आपने ही वक्त रहते हुए अपने आप को क्यों नहीं संभाला। जब आपके पास वक्त था तब अपने बारे में क्यों नहीं सोचा।
अब उन्होंने अपने जो घर खरीदे थे वे घर भी उन्हीं के नाम होंगे, इसलिए उन पर हम कुछ भी नहीं कह सकते। और फिर अब आप ही बताइए हमें कि भला हम आपकी किस तरह से मदद कर सकते हैं। अब गिरीश जी बोले, बेटा जब मेरी बहुएं आई थी शादी करके मेरे घर में नई नई आई थी तो उस वक्त मेरे पास मेरे पुरखों के दिए हुए जेवरात थे। बस वही जेवरात मैंने अपनी बहुओं को दे दिए थे। मैंने उनसे कहा था कि यह संभाल कर अपने पास रखना। उन्हें यह समझाया कि वे उन्हें संभाल कर रखें क्योंकि यह हमारे पुरखों की निशानी है। और बाकी के बचे हुए जेवरात मैंने अपने पास रखे थे, लेकिन अब काफ़ी दिनों से वह मिल नहीं रहे हैं और मुझे शक है कि यह सब मेरी बहुओं के पास ही है। तो अब तुम किसी भी तरीके से मेरी मदद करो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। तब पुलिस वालों ने उनकी समस्या को देखते हुए और इंसानियत दिखाते हुए उनकी मदद करने का निश्चय किया। पुलिस वाले गिरीश जी को अपने साथ लेकर उनके बेटों के घर जा पहुँची। उन्होंने पहले से ही गिरीश जी को सब कुछ समझा दिया था कि उन्हें वहाँ पहुँचकर क्या कहना है। अब जब वे लोग वहाँ पहुँचे तो अभी भी वहाँ पर पार्टी हो रही थी, लेकिन पुलिस वालों को सामने देखकर सब लोग घबरा गए और शांत हो गए कि यहाँ अचानक से पुलिस कैसे आ गई, पुलिस वाले यहाँ क्या कर रहे हैं। तब पुलिस वालों ने उनके बेटों का नाम लेकर पुकारा और कहा, साहिल और वरुण तुम दोनों आगे आ जाओ, और हाँ अपनी अपनी पत्नियों सहित। तब वे चारों आगे आ गए और पूछने लगे कि बताइए सर क्या हुआ और आप यहाँ तक। पुलिस वालों ने कहा कि आपके पिता जी ने तुम्हारे खिलाफ चोरी की कंप्लेन दर्ज करवाई है। तब उनके बेटे हंसने लगे और बोले, कमाल करते हैं सर आप, हम इनसे भला क्या ही चुरा सकते हैं। इनके पास तो अपने खाने को भी ढंग के लिए कुछ है ही नहीं। इनके पास अपने खाने पीने के पैसे नहीं हैं। ऐसे में पुलिस वालों ने कहा कि इन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि तुम लोगों ने इनके पुश्तैनी गहने चुराए हैं। इसके लिए हमें तुम्हारे घर की तलाशी लेनी होगी। अब बहुएं थोड़ी घबरा गईं। तब बेटों और बहुओं ने पुलिस वालों को मना किया कि वे तलाशी नहीं लेने देंगे, और तब पुलिस वालों ने जबरन उनके घर की तलाशी ले ली, जिसमें गिरीश जी की बहुओं के सारे जेवरात उठाकर वे लोग अब बाहर ले आए। बाहर आकर उन्होंने पूरे के पूरे जेवरात गिरीश जी को दिखाए और पूछा कि दादाजी क्या यही आपके जेवर हैं? देखिए अच्छे से और पहचान करके हमें बताइए कि यही जेवर आपके हैं या नहीं। तब गिरीश जी ने उन गहनों को देखकर हाँ में गर्दन हिला दी और बोले, हाँ बेटा यही मेरे जेवर हैं, यही मेरे पुरखों की निशानी है। तुम्हें यकीन नहीं होता तो तुम मेरे बेटों की शादी का वीडियो देख सकते हो। उनमें यह गहने मेरी पत्नी ही पहने हुए हैं। जब से मेरी माँ ने मेरी पत्नी को यह गहने दिए तब से यह गहने मेरी पत्नी के पास ही हैं। मेरी बहुओं ने बिना मेरी मर्जी के इन्हें चुरा लिया। अब बहू इतने में ही हड़बड़ा गईं और बोली, क्यों झूठ बोल रहे हैं? माँ जी ने यह गहने तो हमें अपने आप ही दिए थे। तब गिरीश जी झूठ का नाटक करते हुए बोले कि नहीं नहीं, मेरी पत्नी ने तो तुम्हें कोई गहने नहीं दिए। अरे बहू तुम क्यों झूठ बोल रही हो? और हाँ अगर मान लो मेरी पत्नी ने दिए भी हैं तो भी अब मुझे मेरे गहने वापस चाहिए। अब इन गहनों पर तुम में से किसी का कोई भी अधिकार नहीं है। यह गहने मेरी पत्नी को मेरे पुरखों ने दिए हैं और इन पर अब केवल मेरी पत्नी का ही अधिकार है। पुलिस वालों ने भी गिरीश जी का ही साथ दिया और अब वह अपने पुरखों के गहनों को लेकर वहां से चले गए, क्योंकि बेटे तो उनके धोखेबाज निकल गए। ऐसे में अब जब गिरीश जी के पास कोई चारा न बचा, उनके पास अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए उन्होंने झूठ का सहारा लिया। और वैसे भी कहते हैं ना कि यदि किसी की जान बचाने के लिए झूठ बोला जाए तो वह झूठ नहीं होता है।
तो बस यही सोचकर गिरीश जी ने बेझिझक झूठ बोल दिया, क्योंकि इस झूठ से उनकी पत्नी की जान बचने वाली थी। अब गिरीश जी ने कुछ जेवर बेचकर बाकी के पैसे इकट्ठे किए और अस्पताल में ले जाकर उन पैसों को डॉक्टर को दे दिया और अपनी पत्नी का इलाज करवाया। पारुल जी अब पूरी तरह से ठीक हो गईं और दोनों पति पत्नी अब अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करने लगे। और जब दोनों बहुत ही ज़्यादा बूढ़े हो गए, एक ऐसी अवस्था जब उनसे अपने काम खुद भी कर पाना असंभव हो रहा था, तब वह वृद्धाश्रम चले गए। अपना वह घर बेचकर उन्होंने वृद्धाश्रम को वह पैसे दान कर दिए जिस वृद्धाश्रम में अब वह लोग जा रहे थे। अपना घर बेचकर और सारे जेवर बेचकर उन्होंने वृद्धाश्रम के मालिक को वे पैसे दे दिए और अब वे उस छोटे से वृद्धाश्रम में जाकर रहने लगे थे और मृत्यु के समय तक उसी वृद्धा आश्रम में रहे। गिरीश जी ने अपनी सूझबूझ से अपनी पत्नी की जान बचा ली। एक ना एक दिन हर व्यक्ति की मौत निश्चित है और यह एक अटल सत्य है, लेकिन समय से पहले ही अपने माँ बाप को मारने की इच्छा रखने वाले औलाद भला किस काम की। जब तक इंसान के शरीर में उसकी सांस रहती है तब तक एक आस रहती है कि शायद यह इंसान बच जाएगा। ऐसे में पहले ही अपने हाथ खड़े कर देने वाली ऐसी औलाद जिसे अपने ऐश और आराम के लिए और अपनी अय्याशियों के लिए तो उनके पास बहुत पैसे होते हैं, लेकिन अपने बूढ़े माँ बाप की जान बचाने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं। जो माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए जी जान लगा देते हैं और अपनी सारी जमा पूंजी खर्च कर देते हैं, वही बच्चे बुढ़ापे में अपने माँ बाप को मरने के लिए छोड़ देते हैं। उनकी बीमारी में भी पैसे खर्च नहीं कर सकते, लेकिन अपने और अपनी पत्नी पर पैसे खूब उड़ाते रहते हैं। जो माँ बाप अपने बच्चों का भविष्य संभालने के लिए दिन रात एक कर दिया, वही बच्चे अपने माँ बाप का वर्तमान में ख्याल तक नहीं रख सकते हैं। तो दोस्तों, गिरीश जी ने अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए जो किया उसके बारे में आपका क्या कहना है और यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।